बैटरी। आपका हार्टले ऑसिलेटर है, हार्टले ऑसिलेटर में जो भी, अब आपको ये बार बार मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे। ये स्विच आपका ऐसे, जैसे आप स्विच ऐसे कनेक्ट करोगे सर्किट चालू हो जाएगा। सर्किट कैसे चालू हो जाएगा आपको फिर से पता लग रहा है, R1 R2 RE क्या है, बाइसिक रजिस्टर है, बाइसिक रजिस्टर R1 R2 RE। CE क्या है, बाईपास कैपेसिटर है यहाँ पे, और C2 जो है यहाँ पे, जो C2 है वो C2 हमने R2 के पैरेलल में नहीं लगाया, ठीक है। तो अब C2 ये सॉरी जो कपलिंग कैपेसिटर है, जो CC है, C2 नहीं CC, जो कपलिंग कैपेसिटर है यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, कपलिंग कैपेसिटर का ही काम कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ नाम इसको CC दी, समझ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर जब हम एक ही कॉइल को प्राइमरी और ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, अभी आप उसमें पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में आपका ये ट्रांसफार्मर में आपकी दो कॉइल्स होनी चाहिए हमेशा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। लेकिन जब आप एक ही कॉइल को प्राइमरी और सेकेंडरी यूज करते हो तो आप यहाँ से बीच से टैप कर देते हो, टैपिंग कर देते हो, मतलब आधी तो किसके लिए, प्राइमरी के लिए और आधी सेकेंडरी, ठीक है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। आपने इसको सेंट्रली टैप्ड कर दिया है, ठीक है, इस कॉइल को L1 और L2, ठीक है। तो ये परस्पर क्या है, कपलिंग हुई है, ठीक है, और यानी यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर की तरह आप इसको काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको एक सर्किट समझ आ रहा है कि हमें ऑसिलेटर के लिए टैंक सर्किट चाहिए। तो टैंक सर्किट कैसे चाहिए, L C और बैटरी, बैटरी से कपलिंग कैपेसिटर, बैटरी से कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो अब आप जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ध्यान से समझिए। अब ये आपका इंडक्टर हो गया, ठीक है, ये आपका कैपेसिटर हो गया, और ये कैपेसिटर किससे चार्ज होगा, बैटरी से। ये वाली बैटरी जब ये इससे करेंगे बैटरी एक, हाँ ये BCC तो मैंने लिखा है, मैं कह रही बैटरी चार्ज हो जाएगा BCC, समझ आ गई बात। जैसे ही आप स्विच को कनेक्ट करोगे, जैसे बस आप यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आपको घर में 1 मिनट में समझ लगेगा। जैसे आपने स्विच को कनेक्ट किया तो BCC सप्लाई इस कॉइल के थ्रू, ठीक है, क्या करेगी, यहाँ से कनेक्ट होते हुए C को क्या करेगी, सब पूरे में जाएगी ना करंट, तो करंट तो पूरे में जाएगी ना, DC जो आपकी DC वोल्टेज है वो सारे में तो जाएगी यहाँ से होते हुए, और ये सब इस कैपेसिटर में जाएगी। तो जितने देर इसको आप इसको ऑन रखोगे, जब आप इसको ऑन रखोगे तो ये कैपेसिटर आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब इसकी मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा, जब इसकी मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा तो फिर ये L1 L2 जो है ये वाला सर्किट, इसके थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। समझ आ गई मेरी बात। डिस्चार्ज होने के बाद आपको यहाँ पे इसकी, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल पर इसकी आउटपुट मिल जाएगी। अब क्या होगा कि ये वाली जो वैल्यू आपको दिखा रही है, ये जो L1 है यानी चार्ज, डिस्चार्ज तो ये L2 के थ्रू होगा, समझ आ रही मेरी बात। और L1 जो है इसकी वजह से, क्योंकि बीच में, क्योंकि ये इसी की तरीके से काम कर रहे हैं, तो L2 और C यहाँ देख लो, यहाँ से तो जैसे बैटरी कनेक्ट होगी, ये तो चार्ज हो जाएगा, L2 के थ्रू डिस्चार्ज होगा, L2 की वजह से L1 में वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, वो L1 में प्रोड्यूस होगी, वो वापस कहाँ जाएगी, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू होते हुए फिर से बेस पे चली जाएगी, ठीक है। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इधर मिला, और जो वापस इनपुट आएगी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इधर मिला, टोटल कितना होगा 360। तो मैं आगे के बाद जो टोटल फेज शिफ्ट हमें 360 चाहिए। अब कहानी आएगी कि मैम ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, हमने डायरेक्टली इसको यहाँ से इसको ना हटा के डायरेक्टली नहीं कनेक्ट किया, उसको कनेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पूरे सर्किट के अंदर कहीं ना कहीं AC वोल्टेजेस प्रोड्यूस होगी, और हमें AC वोल्टेज को नहीं बढ़ाना है, मैं बढ़ाऊंगी AC वोल्टेजेस को हमें अंदर नहीं ले जाना सर्किट के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी हमारे एक बार ट्रिगर सिग्नल हमें सिर्फ एक बार चाहिए, हमें ट्रिगर सिग्नल बार-बार नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने, और DC हमारी पहले से फिक्स है, ठीक है, DC का आयाम बार-बार बढ़ नहीं सकता, AC का आयाम बढ़ सकता है, बार-बार सिग्नल यहाँ से आएगा, वॉइस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, थर्मल जनरेशन हो सकती है। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है, हाँ अगर अब क्या होगा, जब सिग्नल यहाँ जाएगा तो AC सिग्नल को तो इस तरह से पास कर
जेटिंग सिग्नल के साथ, ठीक है। हमें पता है जो डीसी है, एसी के साथ डीसी के भी कंपोनेंट होंगे, ये बात तो हमें समझ आ रही है ना, एसी के साथ हमारे डीसी के भी कंपोनेंट होंगे, लेकिन हमें डीसी कंपोनेंट को तो जो डीसी को एसी में जितना कन्वर्ट कर देता है सिर्फ हमारी उतनी जरूरत है, डीसी को तो हमें बढ़ाना ही नहीं है। तो ये कपलिंग कैपेसिटर क्या करेगा, जब इस कॉइल से सेंट्रल टैप होके कि इधर आएगा, तो अगर इसकी एसी अगर पास हुई, अगर डीसी भी पास हो गई, अगर डीसी भी पास हो गई, तो हमारा ये जो पॉइंट है, ये डीसी लोड लाइन का, ये ऊपर या नीचे फिर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करेगा। तो एम्पलीफायर की तरह जब काम नहीं करेगा तो फिर वो बाकी कोई काम तो कर ही नहीं पाएगा, स्विच की तरह तो काम ही नहीं कराना है ना, तो वो तो ऑसिलेटर की तरह, तो फिर ऑसिलेटर की तरह क्या काम करेगा, जब आपका जो ये ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर की तरह भी काम नहीं कर रहा है, तो ऑसिलेटर की तरह कहाँ काम करेगा। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के हमें डीसी को रोकना है। तो जब आपका सिग्नल इस वाले से वापस होते हुए इधर जाएगा, तो हमें पता है कि एसी के साथ डीसी कंपोनेंट में जाएंगे और डीसी फिर बढ़ जाएगी, डीसी नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि 2 पॉइंट खिसक जाएगा, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर जो डीसी के कंपोनेंट्स को रोक दे। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है, क्लियर है। और आपको पता है जो भी एसी वोल्टेज इसके अंदर आएगी वो इसको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपने पहले से बाईपास कैपेसिटर लगा रखा था। अच्छा, खत्म आ गई मेरी बात। उसके बाद एक कहानी आती है आरएफसी। आरएफसी का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल, जो क्या करती है, हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल्स को क्या करती है, जनरेट करती है। यानी ये हार्टवेयर ऑसिलेटर आप वहां यूज करोगे जब आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी में भी हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल्स को जनरेट करना होगा। और इस रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल का जो रिएक्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, रिएक्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी बहुत ज्यादा हाई करंट्स को, हाई एसी करंट को पास नहीं होने देगी। एसी करंट भाई वो हाई एसी कंपोनेंट्स को पास नहीं होगी। रिएक्टेंस बहुत ज्यादा, रिएक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा मतलब वोल्टेज तो हाई होगी लेकिन करंट क्या होगी, कम, ठीक है ना, क्योंकि हमें जितने डिजायर्ड हम उतना ही लेंगे ना। तो यानी जनरल मेथड वही रहेगा 1/2 बाय √LC। तो ये क्या होगा, F = 1/2 बाय √, ये L1 L2 है, L1 L2 और इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन तो 2M। M का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है, अलग अलग और दोनों की कंबाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। और बाहर आ जाएगा इसके C, तो L की जगह से आ गया L1 + L2 क्योंकि और +2, दैट्स क्लियर है ट्रांसफर, ठीक है। मैम एक बार ये बता दीजिए कि इसमें 360 का बेसिक कहां से आएगा, बच्चे 360 का प्रेशर कैसे आएगा ना, इन दोनों के बीच इससे लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है, इससे लेना देना है। ये L1 और L2 जैसे कोई भी कॉइल जो होती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की दो कॉइल्स के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है, ठीक है। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट तो यहाँ से आ गया आपका, टोटल सर्किट में 360 चाहिए तो 180 का और बचा। तो जो भी वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस हुई 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के बाद में, फिर वो वापस इधर जाएगी और फिर वापस इनपुट में जाएगी, इनपुट से फिर जब वापस जाएगी कलेक्टर पे, तो कलेक्टर पे क्या मिलेगी आपको, फिर से फेज शिफ्टिंग होगी, मिलेगी 360 हो गया ना। समझ आ गया मेरी बात, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, जब स्विच S को बंद किया जाता है, आप सर्किट को देखते जाइए और समझते चले जाइए। जब स्विच S को बंद किया जाता है तो कैपेसिटर C कलेक्टर करंट के कैपेसिटर C क्या हो जाता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है। जब वह पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो कॉइल L1 और L2 से डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा और टैंक सर्किट में संधारित्र की आवेशन और अनावेशन यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी, ऐसे होगा, ठीक है। अब इस प्रक्रिया के समय पर L1, L2 तथा C द्वारा बने टैंक सर्किट में दोलन उत्पन्न होते रहेंगे और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि L1 और L2 दो कॉइल्स की तरह काम कर रही हैं, जिनके बीच में हमेशा दो कॉइल्स के बीच में हमेशा फेज शिफ्ट आता है वो 180 डिग्री। समझ आ गई बच्चों की बात। L1 के अक्रॉस Q पॉइंट से हम L1 के अक्रॉस Q पॉइंट से बेस एमिटर संधि पर वापस इनपुट दी जाएगी, ठीक है, फीडबैक सिग्नल दी जाएगी और जब वो वैल्यू जो वो करंट किस पे मिलेगी, आउटपुट कलेक्टर पे मिलेगी, वो कलेक्टर फिर से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट पे आपको मिलेगी, क्योंकि ये कॉमन एमिटर मोड है, ठीक है। टोटल फेज शिफ्ट कितना आ गया
आपको टोटल 360 जैसा आपने लिखा है, ठीक है। उसके बाद में एक लाइन में आरएफसी के लिए बोल रही तो वो सुन लीजिए फिर से, ताकि मेरा सिर्फ कहने का सेंस है कि आप अब जो पढ़ रहे हो वो आपको लॉन्ग टाइम याद हो, वो डायग्राम आप बनाओ आपको समझ में, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल यानी आरएफसी जैसा चित्र में दिखाया गया है, आरएफसी कॉइल अपने माध्यम से केवल डीसी धारा को प्रवाहित होने देगी, केवल आरएफसी कॉइल डीसी धारा को प्रवाहित होने देगी। एसी धारा के लिए इसका प्रतिघात बहुत ज्यादा होगा। समझ आई मेरी बात? देखो Xc = 1/, देखो मैं आपको बताती हूं, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। जो आरएफसी कॉइल है ना उसका वो केवल डीसी को प्रवाहित होने देगी, एसी को नहीं होने देगी। क्यों? दिमाग लगाओगे, जैसे मैं कह रही हूं ना, तुम दोबारा करोगे तो तुम्हें आगे बहुत जल्दी समझ आएगा। ये मैं लिख के दूंगा। आरएफसी कॉइल का यहाँ पे काम क्या होगा कि वो सिर्फ, क्योंकि उसको ये जो आपने आरएफसी कॉइल डाली है ना, ये आरएफसी कॉइल, इसको आपने ये देखा होगा बैटरी के पास कनेक्ट किया, बैटरी के पास कनेक्ट करना होता है, सिर्फ बैटरी सिर्फ ये एसी को जाने देगा, वो डीसी को जाने देगा। लेकिन आपको पता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल जो है, कॉइल लगाई है तो वो एसी को पास करने देगा, लेकिन नहीं। देखो आरएफसी कॉइल जो दे रही है, हमारा मेन काम क्या है, वो हाई फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करे। तो जैसे आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल लगाई वो केवल डीसी को प्रवाहित होगा, अगर डीसी को कब प्रवाहित होने देगा, जब एक्सी आपका बहुत ज्यादा होगा, रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, मतलब करंट बिल्कुल ना के बराबर होगी। तो आपकी जो कॉइल है ये एक तरह से सिर्फ एक रेजिस्टर की तरह काम करेगी। समझ आ गई मेरी बात? एसी के लिए, ठीक है, एसी के लिए सिर्फ एक रेजिस्टर की तरह काम करेगी। यानी जब रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगी, Xc = 1/2πfc, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, बहुत ही फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ही कम है तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है तो Xc तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, डीसी को तो पास करेगा। जो जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ना के बराबर है उसको पास कर देगा, उसके लिए हम और रिएक्टेंस, और जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है वहां पे क्या करेगा, रिएक्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, पहले चेंज हो जाएगी। समझ आ गई मेरी बात? तो सुन लीजिएगा, आरएफसी कॉइल अपने माध्यम से केवल डीसी धाराओं को प्रवाहित होने देगा, यानी एसी करंट के लिए इसका प्रतिघात बहुत अधिक होगा और यह उच्च आवृत्ति धाराओं को डीसी बैटरी में जाने से रोकेगा। जो यहाँ पे आपकी जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट तो करने देगा, लेकिन इस बैटरी में जाने से रोक देगा। यही तो काम हुआ, यही तो काम हुआ। अगर बैटरी, देखो मैं कह रही हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जब आपकी आउटपुट मिलेगी, आप यहाँ समझिए, यहाँ पे आउटपुट मिलेगी ना आपको, टोटल कहानी होने के बाद आपको आउटपुट वैल्यू मिल गई, और मैंने कहा कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है तो हमें ये समझ आ गया कि जब ये आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी तो उस फ्रीक्वेंसी में जो आपने डीसी कंपोनेंट होंगे उनको तो पास कर देगा, लेकिन जो बहुत हाई कंपोनेंट की एसी होगी तो एसी के अंदर जो डीसी कंपोनेंट होंगे वो भी ज्यादा होंगे। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल उस डीसी कंपोनेंट को, हाई डीसी कंपोनेंट को इस डीसी में जाने से रोके, क्योंकि अगर एसी पास होगा तो डीसी भी पास होंगे और फिर आपने डीसी बहुत बढ़ जाएगी ना। तो इस रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल का क्या काम है कि आउटपुट में ये हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करे, वो तो काम है, वो तो जनरेट करे, लेकिन ये उसे इस बैटरी के अंदर जाने से रोके, क्योंकि बैटरी हर बार क्या कर रही है, काम कर रही है ना हमारी बाकी। क्योंकि अगर बच्चे देखो इससे तो इसका कनेक्शन रुक जाएगा, लेकिन अगर एक बार जैसे आपकी कहानी में ही कह रही हूँ बैटरी डीसी भी बढ़ गई, एसी पास होगा तो डीसी भी बढ़ेगा, भाई एसी के साथ डीसी के भी कंपोनेंट आएंगे, तो फिर वो इसको तो डिस्टर्ब नहीं करेगा लेकिन इसको तो डिस्टर्ब कर देगा। और जब उसका Q1 डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो क्या कहानी कर पाएगा, आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। समझ आ रही मेरी बातें? नहीं आ रही, बस इतनी कहानी। उसके बाद में एक है आपका कॉलपिट ऑसिलेटर,